तो हेलो बच्चों, आई होप कि आप ठीक हो गए, पढ़ाई लिखाई ठीक चल रही होगी अच्छे से। और मैंने अपने जो पिछली वीडियो डाले हैं वो 9th क्लास के फिजिक्स के मोशन चैप्टर के डाले हैं। तो आज हम 10th क्लास वालों के लिए भी मैंने सोचा कि चलो 10th क्लास वालों के बोर्ड एग्ज़ाम आ रहे हैं तो उनके लिए भी कुछ थोड़ा बहुत डाला जाए। तो इसीलिए आज हम 10th क्लास का जो फिजिक्स का पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अब 9th क्लास में आपने चार्ज के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है। तो चार्ज जो है बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले हम थोड़ा चार्ज के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है। जैसे चार्ज, ठीक, चार्ज मेनली दो तरीके का होता है। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है निगेटिव चार्ज। ठीक है। अब क्या है, जैसे हम अपनी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी में जैसे हार्ट है, लंग्स हैं, लीवर है, किडनी है, तो इनके नाम रखे होंगे किसी ने भी रखे होंगे। तो ऐसे ही जो चार्ज है उस चार्ज के भी नाम रखे होंगे। अब जैसे पॉजिटिव चार्ज तो सबको मालूम ही होगा, ये वाला पॉजिटिव चार्ज है और ये वाला निगेटिव चार्ज है। ठीक है। इसको निगेटिव चार्ज, एक को निगेटिव चार्ज बोल रहे हैं और एक को पॉजिटिव चार्ज बोल रहे हैं। हुआ क्या, जैसे ये एटम है, इस एटम के चारों तरफ जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक, बना लेते हैं। वैसे तो 288 करके होता है लेकिन हमने बना लिया। तो अभी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये निगेटिवली चार्ज होते हैं और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं। ठीक है। तो जब इनकी डिस्कवरी हुई होगी तो प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज करके इन चार्ज को डिफाइन किया गया। ठीक है। अब उस हुआ कैसे, वो डिफाइन कैसे किया गया वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हमें पता करना है पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। तो क्या हुआ क्या कि जैसे कि ये एक है ग्लास रॉड, ठीक है, और दूसरी है प्लास्टिक रॉड बोल लो या फिर इवोनाइट, आपकी बुक में इवोनाइट बोला गया है, इवोनाइट रॉड है। ठीक है। हमने एक कपड़ा लिया यहां पर और यहां पर भी एक कपड़ा लिया, इस कपड़े को रॉड के ऊपर ऐसे रख लिया। ये वाला जो कपड़ा था, ये क्लोथ सा, ये सिल्क का था। किसका था, सिल्क का। और ये वाला जो था वो वूलन का था। ठीक है, वूलन क्लॉथ, सिल्क क्लॉथ। अब चाहे तो आप किसी भी चीज की बात करें, उनके पास अपना कुछ चार्ज होता है। ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर ग्लास रॉड के पास भी एक चार्ज है और इवोनाइट रॉड के पास भी चार्ज है। क्या चार्ज है साहब, इसमें भी प्रोटॉन है और इसमें इलेक्ट्रॉन भी है। भाई जाहिर सी बात है, एटम, भाई कोई भी चीज है वो मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है ना। मॉलिक्यूल में क्या है, एटम्स हैं। तो एटम के पास पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है। ये तो आपने 9th क्लास में पढ़ा ही है, बोरवरी और रदरफोर्ड के बारे में पढ़ा ही है। यहां पर भी वही सेम चीज है, इसके पास भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और इसके पास जितना पॉजिटिव उतना ही निगेटिव चार्ज है। इसके साथ भी यही केस है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, ऐसे ही सिल्क और वूलन, इनके पास भी अपना अपना चार्ज है। इसके पास भी चार्ज है, पॉजिटिव प्रोटॉन भी है इसमें और इलेक्ट्रॉन भी है। सही है। लेकिन अभी ये चीज हमें पता है ना, क्योंकि हमें मालूम है इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है। मान लो हमें नहीं पता, ठीक है, हमें नहीं पता क्या चार्ज है क्या चार्ज नहीं है। हमें इतना मालूम है कि इनमें अपोजिट चार्ज है और इसमें भी कुछ चार्ज है। ठीक है। तो अब इसको रब करना शुरू किया। सिल्क क्लॉथ को जब रब करेंगे तो रब करने से क्या होगा, देखो हम अपने अगर हाथ को भी रब करते हैं ऐसे करके, है ना,
तो हीटिंग इफेक्ट एक हीट फ्रिक्शन की वजह से, इसमें क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से एक हीट जनरेट होने लगती है। यहां भी सेम केस हुआ, हीट जनरेट हुई, उस हीट की वजह से क्या हुआ, इन इलेक्ट्रॉनों को मिली एनर्जी, और जब इन इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी मिली तो यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन कहां चले गए, सिल्क क्लॉथ में कुछ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, शिफ्ट हो गए। कुछ चार्ज जो था वो यहाँ, मतलब इलेक्ट्रॉन छोड़ दो, ग्लास रॉड में से कुछ चार्ज क्या हुआ, यहां पर क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। ऐसे ही यहां पर भी सेम चीज हुई। जब इसको वूलन रोड को, जब वूलन क्लॉथ को जब इवोनाइट रोड से रब करना शुरू किया तो इस वूलन क्लॉथ से कुछ चार्ज था वो कहां शिफ्ट हो गया, आपका इवोनाइट रॉड में शिफ्ट हो गया। कहां शिफ्ट हो गया, इवोनाइट रॉड में शिफ्ट हो गया। अब यहां पर पहले की कंपैरिजन में यहां पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों इक्वल थे, लेकिन अब क्या हो गया, अब यहां से कुछ नेगेटिव चार्ज, इस ग्लास रॉड से कुछ नेगेटिव चार्ज इस सिल्क क्लॉथ में चला गया, तो अब नेगेटिव चार्ज कम हो गया और पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया। तो अब ग्लास रॉड पे कैसा चार्ज ज्यादा है, पॉजिटिव, यानी कि ये पॉजिटिवली चार्ज हो गई। ठीक है, मतलब कुछ चार्ज इसमें से हट गया तो इस पे कुछ चार्ज बचा, मतलब दो तरह के चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज है। कुछ चार्ज चला गया, तो जो चार्ज चला गया वो तो चला गया, दूसरा चार्ज हुआ ना, तो यहां पर कुछ चार्ज हुआ। यहां ने इसने क्या किया, इवोनाइट रॉड ने कुछ चार्ज एक्वायर किया, तो यहां पर भी कुछ चार्ज ज्यादा हो गया। वो चार्ज कौन सा है हमें मालूम है, हमें यहां पर लिख दिया। ठीक है, यहाँ नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया। ठीक है, यही केस है हमारे साथ। मान लीजिए यहां पर ये किसी के बाल हैं और हमने बलून लिया और एक तरफ हमने अपना हाथ ले लिया, ये हमारा हाथ है। ठीक है, अगर हम इसको रब करेंगे हेयर के साथ, बलून को हेयर के साथ रब करेंगे, तो इस केस में बलून पे कुछ चार्ज आ जाएगा, पता नहीं क्या चार्ज है, लेकिन वो चार्ज इस पे आ जाएगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज, अगर ये निगेटिव चार्ज को लूज करता है तो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा, है ना। ऐसे हमने अगर अपने हाथ को रब किया बालों से, तो इस पर भी कुछ, यहां पर भी कुछ चार्ज हो गया एक्स्ट्रा। अब वो चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किया, जब ये करके देखा गया एक्सपेरिमेंट, तो क्या हुआ, एक हमने बलून लिया और एक हमने हैंड लिया। बलून को हमने क्या करा, बलून को हमने धागे से बांध के लटकाया, उसको अपने सिर पे ऐसे ऐसे रगड़ दिया, उस पर कुछ चार्ज हो गया होगा एक्स्ट्रा। अब चाहे वो निगेटिव रहा हो चाहे पॉजिटिव रहा हो, नहीं पता भाई। अगर नेगेटिव चार्ज लूज हो गया होगा तो पॉजिटिव रहा होगा उस पर, और अगर उसने नेगेटिव चार्ज एक्वायर किया होगा तो उस पर नेगेटिव ज्यादा हो गया होगा, भाई चार्ज तो उस पर रहा ही ना। यही सेम केस हाथ के साथ हुआ। फिर जब हमने बलून को लटका के रखा और हाथ को उसके पास ले गए, तो बलून हाथ की तरफ आया, बलून हाथ की तरफ आया। पहला केस ये हुआ कि बलून ने हाथ को, ये बलून है और ये हमारा हैंड है, बलून ने हाथ को क्या करा, अट्रैक्ट करा। ठीक है, वहीं पर फिर दोबारा से क्या करा गया, यहां पर भी एक बलून ले लिया गया, इस बलून को भी हाथ से रगड़ा गया, वो सिर से रगड़ा गया यानी कि बालों से, और इस वाले बलून को भी हेयर से रगड़ा गया। अब जब रगड़ा गया दोनों को, तो भाई जो चार्ज इस पे रहा होगा वही चार्ज इस पे रहा होगा। अब चाहे वो निगेटिव रहा हो चाहे पॉजिटिव रहा हो, दोनों पे सेम चार्ज रहा होगा। जब इनको पास में लाया गया तो ये क्या कर गए, एक बलून ये और एक बलून ये रिपल कर गए आपस में, क्या कर गए, रिपल कर गए। तो उस केस में फिर साइंटिस्ट बोले कि इन दोनों पे सेम चार्ज था, कौन सा था नहीं पता, तो ये आपस में रिपल करे, और इन दोनों पे अगर ये अट्रैक्ट करे तो इन दोनों पे निगेटिव चार्ज रहा होगा। तो वहीं से फिर ये कॉन्सेप्ट आया सेम चार्ज और अपोजिट चार्ज का, सेम चार्ज और अपोजिट चार्ज। तब पता चला कि सब दो तरह के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक निगेटिव चार्ज होता है, ऐसे मालूम पड़ा। तो अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं दूसरे को, क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और सेम चार्ज क्या करते हैं, रिपल करते हैं दूसरे को, क्या करते हैं, रिपल करते हैं, क्या करते हैं, रिपल करते हैं। ठीक है, तो यहां से पता चला कि दो तरह के चार्ज होते हैं। ठीक है, कुछ अट्रैक्ट करते हैं और कुछ क्या करते हैं, रिपल करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, रिपल करते हैं।
सेम चार्ज को हम लाइक चार्ज भी बोलते हैं, रिपेल। ठीक है, तो सेम चार्ज को हम लाइक चार्ज भी बोलते हैं और अपोजिट चार्ज को हम अनलाइक चार्ज भी बोलते हैं। ये बात आप लिख लीजिए भैया, अनलाइक चार्ज। तो यहाँ इस केस में क्या हुआ था, जब हमने ग्लास रॉड पे सिल्क क्लॉथ को रगड़ा तो उसने अपना निगेटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज अपना किसको दे दिया, सिल्क को दे दिया। तो ग्लास रॉड कैसी हो गई, पॉजिटिव चार्ज ली हो गई। कैसी हो गई वो, पॉजिटिवली चार्ज हो गई, पॉजिटिवली चार्ज। और उस वही इवोनाइट रॉड पे जब वुलन क्लॉथ से रगड़ा था तो उस पे क्या हो गया था, निगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया था। तो ये कैसी हो गई, निगेटिवली चार्ज हो गई। कैसी हो गई, निगेटिवली चार्ज हो गई। ठीक है, बात समझ में आई है ना। तो ये यहां से हमें ये पता चला। अब अगर इन दोनों को, अभी इसमें तो चार्ज बहुत कम होगा तो रॉड तो भाई वेट ज्यादा होता है, एक दूसरे को रिपल और अटैक कर नहीं पाएंगी। लेकिन ये बलून से अगर आप इस एग्जांपल को करोगे तो बलून से ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो आप बलून से ट्राई करके देखना, बलून से होगा। एक बार बलून और बलून को बालों में रगड़ लेना और बालों में रगड़ने के बाद में उनको एक साथ लेने की कोशिश करना, लटका लेना, ऐसे हाथ से मत ले जाना, आपके हाथ में तो ज्यादा पावर है, अच्छा फोर्स अप्लाई होगा तो चिपक ही जाएंगे वो। एक को लटका के दूसरे को उसके पास ले जाना, वो क्या करेंगे, रिपल करेंगे। लेकिन जब आप हाथ को लेकर जाओगे तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ऐसा ही केस जब हम छोटे थे तो करते थे, कागज के टुकड़े ले लेते थे, उनको हम डाल लेते थे नीचे, कागज के टुकड़े फाड़ के नीचे डाल लिए और स्केल को ऐसे, प्लास्टिक स्केल को लिया, प्लास्टिक स्केल को ऐसे रगड़ लेते थे और जैसे ही कागज के टुकड़ों पे ले आते थे तो वो एक दूसरे को क्या करते थे, अट्रैक्ट करते थे। उसका मतलब ये हुआ कि कागज के टुकड़ों में कोई दूसरा चार्ज था, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, और आपकी जो स्केल थी उसमें दूसरा, मतलब कागज के टुकड़े में जो चार्ज था और जो स्केल में चार्ज था वो दोनों अलग अलग थे, इसलिए उन्होंने दूसरे को क्या करा, अट्रैक्ट करा। तो आप उससे करके देख सकते हैं। ठीक है, तो वहीं से पता चला कि जो लाइक चार्ज होते हैं वो रिपल करते हैं और जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब क्या है, अब पहली चीज। दूसरी चीज, अब इसी में फिर जब चार्ज की बात आई तो चार्ज से ही इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट आया कि इलेक्ट्रिसिटी, अगर मान लीजिए जैसे हमारे घरों में भी वायर होते हैं, वायर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी होती है ना। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपने वायर को कनेक्ट नहीं कर रखा है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, है ना। और अगर नहीं कनेक्ट कर रखा है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी, देखो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना अलग बात है और इलेक्ट्रिसिटी का अंदर होना अलग बात है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो वहां पे चार्ज मेन है भाई। चार्ज के बारे में पता चल गया कि दो तरह के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक निगेटिव चार्ज होता है। अब पॉजिटिव चार्ज किधर होता है, प्रोटॉन पे, क्योंकि कोई भी मैटर है वो मैटर जो है मॉलिक्यूल से बना है। ठीक है, कोई भी मैटर है वो मॉलिक्यूल से बना है। उस मॉलिक्यूल में क्या है, एटम। जैसे मान लीजिए मैं एक ऐसे बना देता हूं, ये मैंने रॉड बनाई, अब इस रॉड का मैंने इतना हिस्सा, मैं आपको बता रहा हूं, अब मेरे पास तो स्मार्ट बोर्ड है नहीं जो मैं एनिमेशन बता पाऊं, तो मैं हाथ से बता रहा हूं। इसको हमने इतना रॉड को ऐसे काट के देखा, वैसे दिखेगा नहीं, देखना मत कभी, देखने लोगों, बता रहा हूं। तो इसमें क्या होते हैं, एटम्स होते हैं, उनके चारों तरफ होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो अगर इसके अंदर आपने इसको ऐसे भी रखा है तब भी इसके अंदर चार्ज है। अभी मैंने बताया ना रॉड के अंदर चार्ज था, अगर आपने बैटरी से कनेक्ट कर रखा है तब भी इसके अंदर चार्ज है। चार्ज दोनों केसेस में है। ठीक है, तो अब चार्ज जब दोनों केसेस में है तो फिर वहां से अब हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी वो भी दो तरह की होती है। ठीक है, एक इलेक्ट्रिसिटी, अब इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी भी दो तरह की होती है। ठीक है, एक होती है स्टैटिक और एक होती है करंट। चार्ज मैंने इसलिए बता दिया, दो तरह के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। ठीक है, वहीं से इलेक्ट्रिसिटी हम पूरी पढ़ेंगे। तो एक होगी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक हो गई करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब इससे क्या होता है, इससे इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन बनती है कि इन एनी
मैटर presence of charge or flow of charge in any matter, presence of charge or flow of charge called electricity। मतलब कि कोई भी मैटर है उसके अंदर अगर करंट मतलब चार्ज अगर फ्लो कर रहा है तब भी इलेक्ट्रिसिटी है, और अगर चार्ज प्रेजेंट है उसमें तब भी उसमें इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन जब चार्ज प्रेजेंट है तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, और जब चार्ज फ्लो कर रहा है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी। जैसे अभी मैंने इवोनाइट रॉड और ग्लास रॉड का एग्जांपल लिया था, चार्ज उनमें था पहले से भी तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी थी, लेकिन वो कैसी थी? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। जैसे ये मेरा हाथ है, अब मैंने इसको अपने बालों से रगड़ लिया ऐसे करके, अब मेरे हाथ में कुछ ना कुछ चार्ज आ गया होगा, चार्ज तो है ना, है ना। तो अगर किसी मैटर में चार्ज की प्रेजेंस भी है तब भी उसमें इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी कैसी है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। और अगर वो फ्लो कर रही है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी। जैसे हमारे घरों में जो वायरिंग है उसमें चार्ज फ्लो करता है, जब लाइट आती है तो फ्लो करता है, जब लाइट चली जाती है तब भी उसमें इलेक्ट्रिसिटी रहती है, लेकिन वो कैसी इलेक्ट्रिसिटी है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है किसी भी मैटर के अंदर रुका हुआ चार्ज, और करंट इलेक्ट्रिसिटी की मतलब है किसी भी मैटर के अंदर फ्लो करता हुआ चार्ज। मतलब कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर है, इंसुलेटर है, इंसुलेटर में तो चार्ज फ्लो ही नहीं कर पाता है, उसका भी रीजन है क्यों फ्लो नहीं कर पाता। ठीक है, बात समझ में आई? तो किसी भी मैटर के अंदर अगर चार्ज है, अब चाहे वो कंडक्टर हो चाहे वो इंसुलेटर हो, ठीक है, उसमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होगी। लेकिन जो कंडक्टर होते हैं उनमें क्या होता है? करंट फ्लो कर जाता है। तो वहीं से अब जब स्टैटिक और करंट चार्ज की बात कर रहे हैं हम, या इलेक्ट्रिसिटी और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, तो यहां से दो चीजें आती हैं कि कुछ ऐसे मैटर होते हैं जिनके अंदर से चार्ज फ्लो कर जाता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर चार्ज फ्लो नहीं कर पाता। ठीक है, तो वहां से एक चीज निकल के, वहां से एक चीज के बारे में पता चलता है कि कंडक्टर और इंसुलेटर, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स दो तरह की चीजें होती हैं। अब हमारे घरों में, हर घर में ये दोनों चीजें होती हैं। जैसे हमारे वायर जो होंगे या तो कॉपर के होंगे, है ना, ठीक है, कॉपर के वायर होते हैं, और एल्यूमिनियम के वायर होते हैं, है ना। तो वायर क्या होते हैं? वायर कंडक्टर होते हैं। क्यों कंडक्टर होते हैं? क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकते हैं? कंडक्ट कर सकते हैं। कंडक्ट करने का मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी इनके अंदर से क्या हो सकती है? फ्लो हो सकती है ना। क्या हो सकती है? फ्लो हो सकती है। तो अगर इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है तो ये क्या हुए? ये कंडक्टर हुए। और इंसुलेटर क्या होते हैं? इंसुलेटर ऐसे मैटर होते हैं जहां से, जिनसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर सकती, है ना। तो इसको लिखेंगे दोज सब्सटेंस विच नहीं, दो सब्सटेंस थ्रू चार्ज कैन फ्लो called conductor, और दो सब्सटेंस थ्रू चार्ज कांट फ्लो कॉल्ड इंसुलेटर्स। अब ऐसा क्यों है कि कंडक्टर से चार्ज फ्लो कर जाता है और इंसुलेटर से चार्ज फ्लो नहीं कर पाता है ना। तो ऐसा इसलिए है
आपने आई डोंट नो 9th क्लास में है या केमिस्ट्री में नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ। जैसे ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एक आयरन की रॉड है, ठीक है, और एक मेरे पास प्लास्टिक की रॉड है। किसकी रॉड है? प्लास्टिक की। और ये मेरे पास है आयरन की रॉड। अब ये और ये दोनों एटम्स, इनमें मॉलिक्यूल होंगे, एटम्स होंगे। तो एटम क्या होता है? जैसे इसके जो एटम होंगे वो किस तरीके के होंगे? इसके जो एटम होंगे वो ऐसे करके होंगे, है ना। और इसके जो एटम होंगे वो भी ऐसे होंगे, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसके जो एटम होंगे, देखो हमारा जो एटम होता है उसमें होता है न्यूक्लियस। उस न्यूक्लियस के चारों तरफ होती हैं सेल्स, जिनको हम KLMN बोलते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। इसके साथ भी सेम केस होगा। यहाँ पर क्या होगा? एटम होगा, यहाँ पर सेल्स होंगी जिनमें क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। जिनमें क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। अब कई सारी सेल्स होती हैं, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन इलेक्ट्रॉन को हम क्या करते हैं? सेल्स में क्या करते हैं? फिल करते हैं। तो रूल ये होता है कि पहला जो सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, उसके अगले वाले में 8 होने चाहिए, फिर 18 होने चाहिए, 30 मतलब 18 होने चाहिए, फिर 32 होने चाहिए। सेम केस है यहाँ पर, ऐसे ही होना चाहिए एंड सो ऑन, आगे चलते चले जाते हैं ये, ठीक है। लेकिन मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं? इसलिए बता रहा हूं कि कंडक्टर और इंसुलेटर वर्क करते कैसे, इनमें से क्यों इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है, इनमें से क्यों इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो पाती, ठीक है, वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो जैसे इसमें क्या है, इसमें मान लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए ये वाला आइटम मैंने लिया, इसका ये वाला जो ये फुल भरा हुआ है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इस वाले में 8 इलेक्ट्रॉन की जगह कितने इलेक्ट्रॉन है? या तो 1 है, या फिर 2 है, या फिर 3 है। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो पहला केस, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो दूसरा केस, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो तीसरा केस। किसी भी एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ जो सेल्स होती हैं, उन सेल्स में अगर आउटर मोस्ट सेल में, देखो ये सब तुमने पढ़ा होगा, मेरे सब तुमने पढ़ा होगा, क्या होता है? जितना हम देखो न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के बाद निगेटिव चार्ज होता है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसीलिए क्या करता है, जो निगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन, वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं। अब आप जितना न्यूक्लियस से दूर जाओगे तो इनका क्या होगा? डिस्टेंस बढ़ेगा। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो इसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से दूर है, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कम लगेगा, जबकि यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा, है ना। तो अब ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, इसके पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसका न्यूक्लियस से कम है। अगर इसको थोड़ी सी भी एनर्जी मिल जाएगी तो ये यहां से निकल के बाहर जाएगा, ठीक है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट सेल में तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, और अगर 3 होंगे तो ये तीनों निकल जाएंगे। बस 1, 2 और 3, अगर आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तब भी वो निकल जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन है तब भी निकल जाएंगे, और 3 इलेक्ट्रॉन है तब भी निकल जाएंगे, ठीक है। यहां पर क्या केस है साहब, ध्यान से समझते रहना। मान लीजिए आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, और आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। यहां पर कितने हैं? आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। तो अगर ऐसा है कि आउटर मोस्ट सेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये एटम क्या करेगा? एनर्जी मिलने पे उनको लूज कर देता है, कहता है ठीक है जाओ। स्टेबल होने के लिए, हर कोई स्टेबल रहना चाहता है, तो एटम्स का स्टेबल होने के लिए उनके पास 2, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे सेल में, ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन, ये होने जरूरी है, तो वो स्टेबल रहता है। अदरवाइज वो क्या करेगा? वो अनस्टेबल रहेगा। तो हर एक अनस्टेबल चीज स्टेबल होना चाहती है, वही एटम के साथ है। तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है तब भी अनस्टेबल है, आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तब भी अनस्टेबल है, 2 है तब भी अनस्टेबल है, 3 है तब भी अनस्टेबल है। तो ये क्या करेगा? ये थोड़ी सी भी एनर्जी इसको अगर मिलेगी
तो ये क्या करेगा, इनको लूज कर देगा। यहां पर क्या केस है, ये 7, ये 6 और ये 5 ये लूज नहीं कर पाता। क्यों नहीं लूज कर पाता, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में से 7 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो उतनी एनर्जी इधर नहीं है न्यूक्लियस के पास, तो वो इसको छोड़ देगा। तो अब क्या है, अब इलेक्ट्रॉन निकला, अब मान लीजिए यहां से इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है ना, तो अब आगे क्या है, आगे अगला न्यूक्लियस है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के यहां पहुंच गया। ठीक है, फिर यहां से निकल के यहां पहुंचेगा, 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 यहां से निकल के यहां पहुंचेगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू हुआ, इलेक्ट्रॉन का फ्लो जैसे ही शुरू हुआ, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना शुरू हो गई। तो अगर इलेक्ट्रॉन राइट की तरफ जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी लेफ्ट की तरफ चलेगी। अगर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट की तरफ जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी राइट की तरफ, मतलब कि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है। तो इलेक्ट्रॉन की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन अपने एटम को छोड़कर दूसरे एटम की सेल में चला जाता है, फिर वहां से तीसरे एटम की सेल में जाता है, वहां से अगले, वहां से अगले। तो इलेक्ट्रॉन, यहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू हो गए। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू हो गए तो चार्ज फ्लो होना शुरू हो गया। इंसुलेटर के साथ क्या है, इंसुलेटर के जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में वो ज्यादा है, तो ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है या फ्री इलेक्ट्रॉन है। लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अपने एटम को छोड़ के दूसरे एटम के पास चला जाएगा, फिर उससे अगले में जाएगा, उससे अगले में जाएगा। इसके साथ ऐसा नहीं है, इसके पास, और तुम देख लेना 9th या 10th की केमिस्ट्री उठा के देख लेना, जितनी भी उसमें जो गैसेस दे रखी हैं, जो नॉन मेटल जितनी भी गैसेस हैं, नॉन मेटल गैसेस को देख लेना, सबके आउटर मोस्ट सेल में 7, 6 या 5 इलेक्ट्रॉन के आसपास ही होंगे। तो मेटल नॉन मेटल वहां पड़ा था, वही चीज यहाँ है, बस यहाँ पर क्या, अब ये मेटल ही तो है, तो ये क्या है आपका, ये आपका कंडक्टर है। ये नॉन मेटल है प्लास्टिक, ये नॉन कंडक्टर है ना। इसलिए तो गैसेस, हमारी जो गैसेस है वो, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन आपकी नॉन कंडक्टिव गैस है, वरना तो करंट ही करंट हो जाएगा पूरे एनवायरनमेंट में, सबको लगेगा, तो गैस है, फ्लो करा देगी करंट। तो क्या है, ये आयरन है, ये प्लास्टिक है, इनके पास, तो रीजन क्या है, इसके पास लूजली बाउंड या फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है। इनके पास टाइटली बाउंड या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए जब ये इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होंगे या इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड होंगे, न्यूक्लियस के साथ इलेक्ट्रॉन अच्छे से अगर कंबाइन होगा तो वो निकल ही नहीं पाएगा, और जब फ्लो नहीं करेगा तो यहाँ से, जब तक इलेक्ट्रॉन अपने एटम को छोड़कर चलना शुरू नहीं करेगा तो करंट कहाँ से फ्लो होगा। तो वही केस इसके साथ है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू कर गया तो यहाँ पर क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई। यहाँ पर फ्लो नहीं कर पाया तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हुई। बस ये रीजन होता है। तो दो सब्सटेंस थ्रो चार्ज कैन फ्लो कॉल्ड द कंडक्टर्स, एंड दो सब्सटेंसेस थ्रो चार्ज कांट फ्लो कॉल्ड द इंसुलेटर्स। तो ये कंडक्टर और इंसुलेटर्स होते हैं। अब कंडक्टर्स के बारे में बता देता हूं, है ना। जैसे कुछ होते हैं प्योर मेटल्स, जैसे आपका आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। कुछ होते हैं अलॉय। अलॉय में क्या होता है, अलॉय में एक से ज्यादा, 2-3 तरह के या 2 तरह के या 3 तरह के या 4 तरह के मेटल्स को एक प्रोपोर्शन में, मतलब एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में मिलाया जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने एक मेटल ले लिया 1 पार्ट और एक मेटल ले लिया 2 पार्ट, इनको आपस में मिला दिया तो 3 पार्ट हो गए, तो ये क्या बन गया, अलॉय बन गया। ठीक है, तो ऐसे कुछ अलॉय हैं, जैसे निक्रोम है। निक्रोम वायर जो होता है वो हीटर में यूज होता है। ठीक है, अच्छा, एक आपका कॉन्स्टेंट
10 है, अजीब ही नाम है इसका, कांस्टेंट 10। ये निक्रोम हो गया, कांस्टेंट 10 हो गया, और मैग्नीन होता है शायद, मैग्नीन। ठीक है, मैग्नीन। ये आपके क्या है, ये आपके अलॉय हैं। कंडक्टिविटी इनमें होती है, ठीक है, लेकिन प्योर मेटल के अगर कंपैरिजन में देखी जाए तो अलॉय की जो कंडक्टिविटी होती है वो कम होती है, प्योर मेटल की ज़्यादा होती है। अच्छा, एक हमारे पास नॉन मेटल भी है, लेड। ठीक है, तो जो लेड होता है, शायद एलईडी होता है, जो लेड होता है, जो हमारी जो पेंसिल होती है ना, उस पेंसिल के अंदर जो ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है ग्रेफाइट, ठीक है, क्या होता है, ग्रेफाइट, वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देता है, जबकि वो क्या होता है, नॉन मेटल होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते होंगे, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या कंडक्ट कर देता है। ठीक है, इंसुलेटर। अब इंसुलेटर्स तो बहुत सारे हैं, प्लास्टिक है, क्लोथ है ना, प्लास्टिक है, क्लोथ्स है, ये तो बहुत सारे हैं। ठीक है, और जैसे आपका ग्लास है, और क्या हो सकता है, प्लास्टिक है, क्लोथ है, ग्लास है, वुड है, लकड़ी, है ना, और आपका प्लास्टिक, क्लोथ्स, ग्लास, वुड हो गया, कॉटन है, वूलन है, माइका है। माइका एक होता है ना, जैसे हमारे घरों में जो गेट वगैरह पे लगी होती है, चमकीली चमकीली, प्लास्टिक जैसी होती है, कुछ लकड़ी जैसी लगती है देखने में। तो ये आपकी सारी चीज़ें क्या होंगी, ये आपकी इंसुलेटर्स होंगी। इनसे करंट फ्लो नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि इनके पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इनके पास कैसे होते हैं, टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए इनसे करंट फ्लो नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये आपका हो गया कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। ठीक है, अब ये तो नॉर्मल चीज़ चल रही थी कि किधर से करंट, मतलब ऐसे कौन से सब्सटेंस है जिनसे करंट फ्लो कर सकता है, ऐसे कौन से सब्सटेंस है जिनसे करंट फ्लो नहीं कर पाता है। ठीक है, लेकिन अब जो मेन चीज़ शुरू होगी वो यहाँ से शुरू होगी। तो इसमें जो पहला जो टॉपिक है वो है, अच्छा हाँ, एक चीज़ और भूल गया मैं, एक चीज़ और भूल गया, जैसे चार्ज है, तो चार्ज का एक यूनिट होता है जिसको हम बोलते हैं कूलम। ठीक है, COULOMB, क्या होता है, कूलम। चार्ज का एक यूनिट होता है जिसको हम बोलते हैं कूलम। ठीक है, जैसे लेंथ का होता है मीटर, टाइम का सेकंड, ऐसी चार्ज का होता है कूलम। अब अगर मैं 1 कूलम की बात करूं, तो 1 कूलम में चार्ज कितना होगा? जैसे चार्ज का यूनिट कूलम हमें पता है, लेकिन अगर मैं बोल दूं कि 1 कूलम में बताओ कितना चार्ज होगा, तो कैसे निकालोगे, है ना भाई? 1 कूलम में चार्ज भी तो पता होना चाहिए ना कि इतना चार्ज होता है 1 कूलम में। तो उस केस में क्या करेंगे, मान लीजिए चार्ज, अब चार्ज मैंने बता दिया कि एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक निगेटिव चार्ज होता है, तो हम इसको ले लेते हैं। देखो दोनों पे सेम चार्ज होता है, बस इस पे पॉजिटिव में होता है, इस पे निगेटिव में होता है। तो निगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन, मैंने ले लिया इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन हील चार्ज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर 1.6 इंटू 10 टू दी पावर 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है। ठीक, अगर मैं यहां पर 1 कर दूं, इसको उठा के इधर ले आऊं, तो कितना हो जाएगा, 1/1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। नॉर्मल सी बात है, 1 इलेक्ट्रॉन हील चार्ज, 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। तो मैंने यहाँ से क्या, अब अगर मैं यहाँ इस कूलम को हटाकर यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई बाई 1 कूलम लिखूँ तो गलत थोड़ी होगा। अब मैंने ये मल्टीप्लाई वाली चीज़ थी, इसको इक्वल के इधर लाया तो ये अपॉन में आ गई, है ना।
ठीक। तो अब मैं इसको जब सॉल्व करूंगा तो मैं लिखूंगा 1 कूलम इज इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। पहले तो इस पावर को ऊपर ले जाओगे तो ये पावर प्लस की हो जाएगी, अपॉन इसको ऐसे लिख लेते हैं 1/1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है। इसको जब आप आगे और सॉल्व करोगे तो आगे और सॉल्व करने पर आपने क्या किया, यहाँ से इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से पॉइंट हटा के यहाँ पे 0 लग गया, है ना। यहाँ से पॉइंट हटा के यहाँ पे 0 लगा दिया तो ये हो गया 10/16 इंटू 10⁻19। अब जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे, इससे इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आपको सॉल्व करने के बाद में जो मिलेगा वो मिलेगा 6.25 इंटू 10⁻18। 6.25 इंटू 10⁻18 1 कूलम। तो 1 कूलम में कितना चार्ज होता है, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पे जितना चार्ज होगा उतना चार्ज कितना होगा, 1 कूलम पे उतना चार्ज होगा। यानी कि नॉर्मल सी चीज है कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये आपका किस पे चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है। सॉरी डिस्टरबेंस थोड़ा हो गया तो कोई आ गया था रूम में। तो मैं बता रहा हूँ, हम देख रहे थे कि 1 इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है। ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन मतलब कि यहां पर हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 हील्ड चार्ज। ठीक है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। अब क्या करोगे, अब वही प्रोसेस, इसको अपॉन में ले आओगे, यहाँ पर 1 है ही। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 1 कूलम इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के पास जितना चार्ज होता है वही इक्वल होता है 1 कूलम के। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये चीज मैं बताना भूल गया था। भाई आ जाता है 1 कूलम, पूछ लेता है वो कि 1 कूलम पे कितना चार्ज होता है, 1 कूलम में फाइंड करो, तो आपको ऐसे ही फाइंड करना है। ठीक है। ठीक है, चलिए तो अब यहां से हम शुरू करते हैं जो मेनली इलेक्ट्रिसिटी का शुरू होता है पोर्शन। ये तो आपको बता दिया, चार्ज पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है। जिन सब्सटेंस से चार्ज फ्लो कर जाता है वो कंडक्टर होते हैं और जिनसे नहीं कर पाता वो इंसुलेटर्स होते हैं। अब यहां पर एक चीज आती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जैसे मान लीजिए कि ये कोई पॉइंट है। ठीक है। और यहां इन्फिनिटी पर कोई चार्ज है, कोई भी चार्ज है इन्फिनिटी पर। अगर इस चार्ज को यहां से यहां पर लेकर आना है, इस चार्ज को यहां से यहां पर लेकर आना है, तो हमें इस चार्ज को यहां तक लाने में कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। भाई मान लीजिए आपके पास ये कोई वायर है या कोई ये कंडक्टर है, कोई भी चीज है। ठीक है। यहां पर ये इसका एंड पॉइंट है, ये इसका एक एंड पॉइंट है। अभी हम एंड पॉइंट की बात नहीं कर रहे, अभी हम एक ही एंड पॉइंट ले रहे हैं। दूसरा है यहां पर, भाई एक तो चार्ज यहां से चल के, भाई मैंने भी बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ आएगा। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक। तो एक तो पॉजिटिव चार्ज यहां पर होगा,
अच्छा यहाँ पर भी तो होगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर भी होगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो हम इस वाले को नहीं ले रहे हैं, हम या तो इसको ले लो या इसको ले लो, इन्फिनिटी ले रहे हैं। फिजिक्स में हम इन्फिनिटी यहाँ पर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने ऐसा ले लिया कि इन्फिनिटी पर कोई चार्ज है और इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक फ्लो कराना है ना। तो जब इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक फ्लो कराओगे तो फ्लो कराने में आपको बैटरी लगानी पड़ेगी, फिर वो बैटरी से कुछ ना भाई वर्क तो होगा ना। किसी भी एक चीज को उसकी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, शिफ्ट करने में कोई ना कोई फोर्स अप्लाई होगा, तो क्या होगा, वर्क तो होगा ही ना। यही जो वर्क है, इसी वर्क को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसकी डेफिनेशन बोलती है, अब मान लो ये वाला एक पॉइंट है, ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन लिखेंगे वो लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज एट अ पॉइंट। मतलब कि हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज अ पॉइंट इज वर्क डन in moving is work done in moving a positive charge from infinity to that point in other इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब नॉर्मल सा है कि हमें एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो इन्फिनिटी से किसी भी पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से इस पॉइंट तक लाने में जो वर्क किया गया वो वर्क होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बट इस पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर कुछ ना कुछ तो बैटरी अप्लाई कराएंगे ना, भाई बिना बैटरी के चार्ज कैसे फ्लो करेगा। तो जो हम बैटरी यहाँ पर लगाएंगे वो बैटरी क्या करेगी, उस बैटरी की वो बैटरी में तो अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी ना लगने जैसी भी। जैसे ही हम इस पॉइंट से इस पॉइंट पर एक बैटरी जोड़ देंगे तो जैसे वो बैटरी जुड़ेगी फिर चार्ज का फ्लो शुरू हो जाएगा। तो उस बैटरी की वजह से हो रहा है ना, तभी तो चार्ज फ्लो हो रहा है। तो उसकी भी तो एक इलेक्ट्रिसिटी है जो चार्ज फ्लो करवा रही है, उसकी वजह से तो फ्लो कर पा रही है चार्ज, उसकी वजह से फ्लो कर पा रहा है। तो इन अदर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रहा है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हम इस चार्ज को यहाँ से यहाँ फ्लो करवा पा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर यहां से मैं हटा के और यहां पर मैं लिख दूं पोटेंशियल डिफरेंस। पहला था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दूसरा है पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस में क्या है, ये जो पॉजिटिव चार्ज हम ले रहे हैं ये पॉजिटिव चार्ज इन्फिनिटी पर नहीं है, अब ये यहाँ पर है, एक यहाँ पर है इस एंड पॉइंट पर और एक यहाँ पर है इस एंड पॉइंट पर। ठीक है, अब हमें यहाँ से यहाँ लेके जाना है। अब ध्यान रखो, कोई भी हमारे पास कंडक्टर है, उस कंडक्टर में चार्ज को हम यहां से यहां तक लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास दोनों पॉइंट डिफाइंड है। तो अब द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट। अब वहां पर क्या था, वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या था, एक पॉइंट तो था हमारे पास लेकिन दूसरा नहीं था, दूसरा इन्फिनिटी से हम किसी चार्ज को मूव करा रहे थे उस पॉइंट की तरफ। लेकिन इसमें क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज डिफाइंड एज वर्क डन
डिफाइंड एज वर्क डन in moving unit charge, in moving unit charge from one point to other। ठीक है, तो वही डेफिनेशन थोड़ी सी सिंपल हो गई है कि अब यहाँ पर आपके पास क्या है, आपके पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, इनके अब आपको क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच में होगा। देखो पोटेंशियल डिफरेंस बीच में क्यों होगा, यहाँ पर पोटेंशियल अलग होगा और यहाँ पर पोटेंशियल अलग होगा। ठीक है, तो डिफरेंस भाई जहाँ पर जिधर पोटेंशियल ज़्यादा होगा उधर से कम वाले की तरफ चलेगा। जैसे जैसे हवा होती है, विंड, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती है, यही हिसाब होता है यहाँ पोटेंशियल का। तो जिधर ज़्यादा पोटेंशियल होगा उधर से कम तरफ जाएगा। क्यों, अब क्या देखो, जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे थे तो हमने क्या किया था, हमने ऐसे लिया था और यहाँ पर एक पॉइंट लिया था और यहाँ पर हमने क्या लिया था, इन्फिनिटी लिया था। ठीक है, एक पॉइंट है, तो अब एक पॉइंट ये है तो ये भी तो एक दूसरा पॉइंट है ना, तो यहाँ पर भी तो दूसरा पॉइंट है ना, तो ये भी अपनी तरफ किसी ना किसी पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो इसके और इसके बीच में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। क्यों, क्योंकि इसका अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इसका अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। जिसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो कम वाले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ को क्या करेगा, पार्टिकल को भेजना शुरू करेगा, है ना, चार्ज को, पार्टिकल नहीं चार्ज को, सॉरी। तो दो पॉइंट के बीच में हमें क्या करना है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो इसमें क्या है, चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएगा। अगर यहाँ पर ज़्यादा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहाँ पर कम है, तो यहाँ से यहाँ जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, तो यहाँ से यहाँ जाएगा। इसीलिए मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताया, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक ही पॉइंट पर होता है और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पॉइंट पर होते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है, यहाँ भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और यहाँ भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आ गया। यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस में दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक है, तो जिधर की तरफ ज़्यादा होगा वो कम वाले पोटेंशियल की तरफ क्या करेगा, चार्ज को भेजना शुरू कर देगा। ठीक है, तो यहाँ से इसका फॉर्मूला बनता है, तो ये समझ में आ ही गया होगा कि दो पॉइंट हैं, इन दोनों पॉइंट के बीच में अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है तो चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाएगा और जाने में वो जितना वर्क करेगा बस वही वर्क क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज, वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हो गया। अब यहीं से हम क्या बनाएंगे, इसका यूनिट बना लेंगे। यूनिट क्या होगा, वर्क डन क्या होता है, जूल, है ना, और चार्ज क्या होता है, कूलम। तो क्या हो गया, जूल पर कूलम। क्या हो गया, इसका जो यूनिट हो गया वो क्या हो गया, जूल पर कूलम, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं J⁻⁻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 ⁻
डिफरेंस का जो यूनिट हो गया वो हो गया जूल पर कूलम। इसका जो फॉर्मूला हो गया वो हो गया वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज। ठीक है, चार्ज की मतलब क्वांटिटीज ऑफ चार्ज, चार्ज की जो है आपकी जो भी चार्ज की क्वांटिटी, कितना चार्ज मूव हुआ है, चार्ज की क्वांटिटी। ठीक है, 1 कूलम है, 2 कूलम है, 3 कूलम है, 4 कूलम है, कितने कूलम आपका जो चार्ज है वो मूव हुआ है, क्वांटिटी सही है, यही सही है। ठीक है, यहाँ पर मूव्ड और लिख लो, ज़्यादा सही है ना। तो चार्ज मूव्ड, तो यानी कि चार्ज की क्वांटिटी क्या है। ठीक है, अब क्या है, अब यहाँ से कभी कभी एक चीज़ पूछता है, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का आपका जो फार्मूला बना
वो बना जूल पर कूलम बना, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा हाँ एक चीज़ और भी, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू W अपॉन Q, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू W अपॉन Q। जैसे हम वर्क डन को W लिख रहे हैं, चार्ज मूव को हम Q लिख रहे हैं, ऐसी पोटेंशियल डिफरेंस को यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, V लिखेंगे। तो V इज इक्वल टू W अपॉन Q। इसका क्या बना, ये इसका फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो V इज इक्वल टू W अपॉन Q, सॉरी Q को हम बड़ा बना देते हैं, Q। यहाँ से इसका यूनिट बताया था, वर्क का होता है जूल और चार्ज का होता है कूलम, तो यूनिट इसका बन गया JC-1, ये इसका यूनिट बन गया, ठीक है। ये क्या है, इसका यूनिट है। अब ये जो V है, इस V को हम बोलते हैं वोल्ट। क्या बोलते हैं, वोल्ट। जब भी बोलेगा कि 110 वोल्ट, तो समझ जाओ कि वो क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा या फिर पोटेंशियल डिफरेंस होगा। भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी तो वही चीज़ है ना, वहाँ भी तो हम चार्ज को किसी एक कोई इन्फिनिटी पर कोई भी चार्ज होगा, उसको उठा के एक पॉइंट तक लेकर आ रहे हैं, तो वो भी जो पोटेंशियल है वो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, वो भी वोल्ट में होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस ये क्या है, एक पोटेंशियल ज़्यादा है दूसरा कम है, उनके बीच में कितना डिफरेंस है, इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहे हैं। तो है तो यहाँ पर भी ना, इधर भी पोटेंशियल इधर भी पोटेंशियल है। अब अगर एक पोटेंशियल से दूसरे पोटेंशियल को माइनस करोगे या प्लस करोगे, जो भी करोगे, तो बनेगा तो पोटेंशियल ही ना, तो वो भी वोल्ट है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। तो कभी कभी वो पूछ लेता है व्हाट इज 1 वोल्ट। तो देखो बहुत सिंपल है, क्या है, एक पॉइंट है ये और एक पॉइंट है ये, सही है। अगर कोई यूनिट चार्ज है, यानी कि चार्ज की जो क्वांटिटी है वो 1 है, उस वन क्वांटिटी वाले चार्ज को हम यहां से यहां तक लाए, और यहां से यहां तक लाने में हमने वर्क कितना किया, 1 जूल। देखो 1 वोल्ट की बात कर रहा है, तो चार्ज भी 1 ही होगा, और जो वहां यहां इस पॉइंट से इस पॉइंट तक उस चार्ज को लाने में जो वर्क होगा वो भी 1 जूल होगा। तो उस केस में जो हमारा जो बनेगा वो क्या बनेगा, 1 वोल्ट बनेगा। क्या बनेगा, 1 वोल्ट बनेगा। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे द पोटेंशियल डिफरेंस between 2 point, the potential difference between 2 point is said to be 1 volt if unit charge, if यूनिट चार्ज की जगह यूनिट मतलब क्या, 1 कूलम भी होगा भाई। यूनिट चार्ज मतलब क्या, यूनिट माने 1, चार्ज मतलब कूलम। तो यहाँ पर आप लिख लो सेट टू बी डेफिनेशन, रुको बनाता हूँ। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज सेट टू बी 1 वोल्ट, इज सेट टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क done in moving 1 coulomb of charge, 1 coulomb of charge 1 point to other। मतलब कि एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इस पॉइंट से यहाँ तक एक चार्ज था जो कितना था, 1 कूलम। उस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में जो वर्क हुआ वो कितना हुआ, 1 जूल का हुआ, ठीक है। तो वहाँ पर वर्क जो है, वर्क डन भी 1 यूनिट होना चाहिए, और आपका जो चार्ज है वो भी यूनिट में होना चाहिए। तो अगर हमारे पास 1 कूलम का चार्ज है, उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में अगर हमने वर्क जो किया है वो 1 जूल का किया है, तो उस केस में हमें जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1 वोल्ट मिलेगा। तो ये जो है
इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है, जैसे पूछ लेता है 1 वोल्ट पूछ लेगा, 1 एम्पियर पूछ लेगा, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सही है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं वोल्ट, और वोल्ट का जो यूनिट होता है वो होता है जूल पर कूलम। ठीक है, अब क्या है, अब मान लीजिए हमारे पास कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर में यहां से लेकर यहां तक जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, ये कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे पता लगेगा कि इतना ही आ रहा है। फिर मान लो हम कोई क्वेश्चन दिया मैंने, कुछ क्वेश्चन में वैल्यू आएगी, तो अगर वैल्यू थियोरेटिकली कोई वैल्यू आ रही है तो प्रैक्टिकली भी तो वैल्यू ट्रू होनी चाहिए ना, क्योंकि साइंस में कोई भी चीज़ सिर्फ थियोरेटिकली नहीं चलती है, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों होने चाहिए, अदरवाइज नहीं चलेगी। ऐसे एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो जो साइंटिस्ट थे वो मैग्नेटिज्म जो है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आपने पढ़ा होगा, अपने 9th में पढ़ा होगा, जो 9th में इलेक्ट्रो मतलब जब भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो एक साइंटिस्ट थे, उन्हें प्रैक्टिकल तो उसके आते थे लेकिन थ्योरी नहीं आती, पढ़े लिखे नहीं थे, वो 5वीं या 6ठी क्लास तक पढ़े हुए थे, तो उनकी बातों को कभी भी सच नहीं माना गया। उनको बहुत उन्होंने कोशिश की लेकिन उनकी बातों को कोई सुनता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि उनके पास थ्योरी नहीं थी ना। तो हर एक चीज़ थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में से सही होनी चाहिए, तभी वो सही मानी जाती है। तो अब क्या है, अगर आपके पास कोई भी कंडक्टर है और उस कंडक्टर के एंड पॉइंट्स पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ये डिफाइन कैसे करोगे, कैसे? तो इसको डिफाइन करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, बोलते हैं वोल्ट मीटर, इसको बोलते हैं वोल्ट मीटर। दूसरी चीज, अगर हमारे पास मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है जिससे करंट फ्लो हो रहा है या कोई चार्ज फ्लो हो रहा है, उसका यहाँ पर एक पोटेंशियल होगा और एक यहाँ पर पोटेंशियल होगा, इन दोनों पोटेंशियल में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। अगर डिफरेंस नहीं है तो करंट फ्लो होगा ही नहीं फ्लो होगा पोटेंशियल में। इस वाले पॉइंट पर जो पोटेंशियल है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इस वाले पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इन दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस होना चाहिए, नहीं तो फ्लो ही नहीं होगा। कैसे? मान लीजिए आपने यहाँ पर एक बैटरी जोड़ दी, जो बड़ी वाली जो लाइन होती है पॉजिटिव को डिफाइन करती है और छोटी वाली नेगेटिव को। करंट जो होता है वो हमेशा इधर से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि पॉजिटिव जो चार्ज होता है उसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो हाई होता है, ठीक है, और निगेटिव वाले का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो लो होता है। इसीलिए जो करंट है हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाता है। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो निगेटिव से, भाई इलेक्ट्रॉन कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, है ना। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है कई सारे, मैंने बताया था अभी पीछे, तो यहाँ पर जो कई सारे इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पॉजिटिव की तरफ, भाई ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव हो गया, इलेक्ट्रॉन इधर भागेंगे सारे के सारे, जब इलेक्ट्रॉन इधर भागेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी इधर को चलेगी। तो इलेक्ट्रिसिटी जब चलेगी, जब करंट इलेक्ट्रिसिटी होगी, तो उस केस में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जरूर होगा, बिना पोटेंशियल डिफरेंस के फ्लो ही नहीं कर पाएगी इलेक्ट्रिसिटी। तो अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर हमें फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब दिक्कत ये है, एक छोटी चीज बताऊंगा, जैसे मान लीजिए आपके पास ये कोई बल्ब है और एक बल्ब ये है, इस बल्ब में दो तार होंगे, एक तार ऐसे होगा और एक तार ऐसे होगा, इसमें एक तार ऐसे होगा और एक तार ऐसे होगा। तो इन बल्ब को हम दो तरीके से आपस में जोड़ सकते हैं, या तो हम ऐसे जोड़ दें, जोड़ दिया भाई, इसका एक तार बैटरी में लगाएंगे, इसका एक तार बैटरी में लगाएंगे और ये दोनों तार आपस में जोड़ देंगे, ये क्या होगा, जलना शुरू हो जाएगा, है ना। या फिर ऐसे जोड़ लेंगे, ये दोनों बल्ब हैं, एक तार ऐसे लिया, इसका एक तार ऐसे लिया, इसका एक तार ऐसे लिया और इसका एक तार ऐसे लिया, इसको बैटरी में लगा दिया। तो ये वाला जो है ये एंड टू एंड हमने जोड़ा है, तो ये होता है सीरीज, और ये हमने पैरेलली जोड़ा है, तो ये हो गया पैरेलल। क्या हो गया, ये हो गया आपका पैरेलल कनेक्शन हो गया, ये आपका सीरीज कनेक्शन हो गया। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें इस पॉइंट का और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए ना। तो अगर मैंने
वोल्ट मीटर यहां लगा दिया, अगर मैंने वोल्ट मीटर यहां लगा दी तो एक तो इस वाले एंड पे जुड़ गया, दूसरा इस एंड पे जुड़ा गया, दूसरा तो बैटरी से जाके जुड़ गया, तो गलत हो जाएगा। इसीलिए वोल्ट मीटर को हम कैसे जोड़ते हैं, बाहर से जोड़ते हैं ऐसे करके, एक इस पॉइंट पर और एक इस पॉइंट पर, क्योंकि हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए इसका, इसके बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है यहां से यहां तक का। तो हम इसको कैसे जोड़ेंगे, हम इसको पैरेलल में जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं हमेशा, पैरेलल में। कैसे जोड़ते हैं हम इसको, हमेशा पैरेलल में। कैसे जोड़ते हैं हमेशा, पैरेलल में। कैसे जोड़ते हैं इसको, हमेशा पैरेलल में। अब पहली चीज, दूसरी चीज, एक चीज और भी देखो, जैसे पहली चीज मैंने बता दिया कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं वोल्ट मीटर। ठीक है, पैरेलल की स्पेलिंग देखो, इंग्लिश में मेरी थोड़ी मिस्टेक हो सकती है क्योंकि कम आती है, तो यहाँ पर शायद ई होगा, मे बी यहाँ पर ई होता है। ठीक है, तो पहली चीज हो गई कि हम जो पोटेंशियल डिफरेंस को जो मेजर करते हैं वो किससे मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर से। वोल्ट मीटर हमेशा कैसे जोड़ा जाता है, पैरेलल कनेक्शन में लिया जाता है, सीरीज कनेक्शन में नहीं लेते। सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, जैसे मान लो ऐसे मेरा हाथ है, ये एक हाथ मेरा ये और एक हाथ मेरा ये है। अब उधर कोई इंसान खड़ा हुआ है, वो मेरा वाला हाथ पकड़ ले और दूसरे हाथ से किसी और को पकड़े, तो ये तो हो गई सीरीज कनेक्शन। लेकिन अगर मैं ऐसे खड़ा हुआ हूँ और मेरे सामने कोई खड़ा हुआ और वो मेरे दोनों हाथ ऐसे पकड़ ले, मैं भी उसके पकड़ लूँ, तो ये हो गया पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, तो हम हमेशा वोल्ट मीटर को पैरेलल कनेक्शन में ही जोड़ेंगे, हम उसको सीरीज में नहीं जोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि हमें तो इसका निकालना है ना पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक वोल्ट मीटर का एक कनेक्शन यहाँ करेंगे और एक कनेक्शन यहाँ करेंगे, तभी तो वो इसके बीच का दिखाएगा ना हमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, एक चीज और समझो, जैसे नॉर्मल लाइफ में फ्रिक्शन फोर्स होता है, ठीक है, ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी में एक टर्म है जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या होता है, रेजिस्टेंस। अभी मैं नॉर्मल भाषा में बताऊंगा, आगे 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 जाके आप समझ जाओगे जब आगे चैप्टर पढ़ेगा तो। रेजिस्टेंस, रजिस्ट, किसी चीज को रजिस्ट करना, किसी चीज को रोकना, ये आपका क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। जैसे कि एक नॉर्मल एग्जांपल बताऊं, बहुत छोटा सा एग्जांपल, ये कोई रूम है, अब इस रूम में एक आदमी यहाँ खड़ा है, एक आदमी यहाँ खड़ा है और एक आदमी यहाँ खड़ा है। आप इस रूम में घुसोगे, चलते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, आराम से जहां मन करेगा वहां जाओगे, जहां मन करेगा वहां जाओगे। लेकिन अब इस रूम में आदमी खड़े कर दिए ऐसे, बहुत सारे आदमी हैं ऐसे खड़े हुए, भीड़ है बहुत ज्यादा। अब आप इस रूम में घुसो, अब आप ऐसे ऐसे है ना, घुसते हुए टकराते हुए, तो अब आप क्या सोचोगे, यार एक जगह मिल जाए वहीं खड़ा हो जाऊं। ना तो अब आप यहाँ जाने का सोचोगे, ना तो अब आप यहाँ जाने का सोचोगे, क्योंकि रूम में है बहुत सारे आदमी और ये आदमी आपको क्या कर रहे हैं, अंदर आने से रोक रहे हैं, रजिस्ट कर रहे हैं। तो वहीं पर वायर होता है, एक कोई भी कंडक्टर होता है, ठीक है, या कोई भी नॉन कंडक्टर होता है, उनकी एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने से रोकता है। और जिस वायर का, जिस मेटल का, जिस कंडक्टर का जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, उसमें इलेक्ट्रिसिटी उतनी ही कम फ्लो करेगी। कम फ्लो करने की वजह, उसको फ्लो करने में प्रॉब्लम होगी ना, रेजिस्टेंस ज्यादा हो रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं कर पाएगी। ठीक है, अब ये मैं क्यों बताया, वोल्ट मीटर का काम है पोटेंशियल डिफरेंस को बताना। ठीक, अब वोल्ट मीटर होता कैसे है, ऐसे जब हम पढ़ते थे तो हमारे टाइम में तो ऐसा बड़ा अजीब सा लगता था, बनता भी नहीं है वो तो। ऐसे होता था, यहाँ पर एक मीटर लगा होता था, उस पर वी लिखा होता था, ऐसे करके एक सुई होती थी और यहाँ पर रीडिंग होती थी 50 वोल्ट, 20 है ना, 20, 40, 60, 100 ऐसे करके बनी होती थी। यहाँ पर दो टर्मिनल होते थे, एक पे पॉजिटिव और एक पे निगेटिव, ऐसे लिखा होता था। ठीक है, बस इसी को जोड़ देते थे, इसको यहाँ जोड़ दिया, इसको यहाँ जोड़ दिया, भाई ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाले को यहाँ रखेंगे, निगेटिव वाले को यहाँ रखेंगे, जोड़ देंगे और ये रीडिंग बता देगा। ये आपका क्या होता था, ये वोल्ट मीटर होता था। ठीक है, ऐसा ही समझ लो, इस तरीके से होता है वोल्ट मीटर। आपके घरों में अगर वो स्टेबलाइजर लगे हों तो उसमें देखना, उसमें वोल्ट मीटर ही लगा होता है।
तो ये आपका वोल्ट मीटर हो गया। अब वोल्ट मीटर सिर्फ वोल्टेज, अब वोल्ट मीटर है, अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेज से बोलते हैं ना, घर में वोल्टेज की 220 वोल्टेज आ रहा है ना, तो वोल्टेज बोलते हैं, वोल्टेज भी बोलते हैं इसको, पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी बोलते हैं, या वोल्ट में इसका यूनिट वोल्ट होता है, इसका यूनिट जो होता है वो वोल्ट होता है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज भी बोलते हैं। तो अब हमारे पास, अब हमारे सामने एक दिक्कत ये आई कि हमारा जो वोल्ट मीटर है वो सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस को ही बताए, इलेक्ट्रिसिटी को ना बताने लगे। तो इसीलिए क्या किया गया, इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर एंटर ही ना कर पाए या बहुत कम एंटर कर पाए, इसीलिए इसका रेजिस्टेंस जो था वो बहुत ही हाई रखा गया, इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई रखा गया। क्यों? क्योंकि अगर रेजिस्टेंस हाई रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी इसमें एंट्री नहीं कर पाएगी। मैंने बताया ना अभी, रेजिस्टेंस मतलब रजिस्ट करना, तो ये रेजिस्टेंस जो होता है किसी भी वायर की प्रॉपर्टी होती है, किसी भी कंडक्टर की या नॉन कंडक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उसमें से एक प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस की, ये अपने अंदर से जाने वाली इलेक्ट्रिसिटी को रोकता है, वही है रेजिस्टेंस, रोकता है। कुछ जैसे निक्रोम वायर मैंने बताया था, निक्रोम वायर में इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम जा पाती है, जितनी इलेक्ट्रिसिटी जाएगी वो उसको रोकेगा, और रोकने के चक्कर में निक्रोम वायर रेड हो जाता है। इसीलिए हमारे घर में गीजर हो गए, हीटर हो गए, है ना, सर्दियों में चलाते हैं, सर्दियाँ आने वाली हैं, तो वो सब क्या होते हैं, रेड रेड हो जाते हैं, वो हीट में कन्वर्ट करने लगते हैं इलेक्ट्रिसिटी वगैरह को, है ना। तो क्या है, तो हमारा जो वोल्ट मीटर होगा वो बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस का होता है, इसीलिए इसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम एंटर कर पाती है, इसीलिए इससे जो हमें वैल्यू मिलती है पोटेंशियल डिफरेंस की, हम मानते हैं कि वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होती है। क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी एंटर कर गई तो ये पोटेंशियल डिफरेंस के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी की भी रीडिंग देना शुरू कर देगा, तो फिर हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस हमारा सही है नहीं है। अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस के साथ में इलेक्ट्रिसिटी की भी रीडिंग दे देगा तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, हमें कैसे मालूम पड़ेगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस यही है। तो इसीलिए जो वोल्ट मीटर होता है वो बहुत ही हाई रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। और वोल्ट मीटर के बारे में अगर आपको लिखना है एग्जाम में तो मैं आपको बता देता हूँ, क्या लिखेंगे, लिखेंगे इसमें अ वोल्ट मीटर इज अ हाई रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, दैट इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, यही लिखेंगे। इसकी तो डेफिनेशन आप बना ही लेंगे, कोई ऐसी कोई बहुत बारी डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। या ऐसे भी लिख दोगे, लिख सकते हो द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट इट्स कॉल्ड द वोल्ट मीटर, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। आप लिख लो, मैं बोल ही रहा हूँ, पॉज करके लिख लो जैसे मैंने बोला है, ठीक है। तो ये आपका इतना हो गया, और ये हाई रेजिस्टेंस होता है, इसमें दो तीन चीज़ें, पहली चीज़ तो ये इंपॉर्टेंट है कि वोल्ट मीटर होता क्या है, दूसरा वोल्ट मीटर को किसका कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं, पैरेलल में कॉम्बिनेशन करते हैं, तीसरा ये बहुत ही हाई रेजिस्टेंस हो, ये तीन ही यहाँ पर तीन ही चीज़ें यहाँ से इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में पूछ लेता है एक नंबर में, कभी कभी एमसीक्यूज में आ जाता है, ठीक है। बोलेगा कि वोल्ट मीटर हाई रेजिस्टेंस होता है कि लो रेजिस्टेंस होता है, तो आपको हाई रेजिस्टेंस पे लगाना है। ठीक है, अब इसकी एक्सरसाइज है, इसके एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगा, ठीक है। तो आज हमने जो कवर किया वो कितना कवर किया, सबसे पहले तो मैंने आपको चार्ज के बारे में बताया कि चार्ज जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। देखो यूट्यूब पे और भी बहुत सारे चैनल हैं, बहुत सर लोग हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। तो मैंने भी कोशिश की है, होप आपको समझ में आई होगी। हाँ, मैं थोड़ा स्लो पढ़ाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप एक एक चीज़ को समझ के चलें, बहुत जल्दी से नहीं भागता, इसलिए मेरे जो वीडियो होंगे वो थोड़े लॉन्ग होते हैं, मैं बहुत स्लो भी पढ़ाता हूँ। कोई भी डेफिनेशन मैं लिखता हूँ तो सोच के लिखता हूँ कि कैसे मैं सिंपल से सिंपल में आपको लिखवा सकूँ, है ना, बहुत सिंपल में, इसीलिए मैं बीच में रुक भी जाता हूँ, पूरी डेफिनेशन बनाता हूँ, ठीक है, जो सिंपल में आप लिख पाओ, क्योंकि आप जितना सिंपल लिखोगे एग्जामिनर को उतना अच्छा लगेगा, और आप किताब से रट के लिख दोगे तो उसमें मज़ा नहीं आता है ना। आपको भी पता होना चाहिए ना कि आप लिख रहे हो डेफिनेशन, तो आपको नॉलेज भी है कि आपने ऐसी रट के लिख लिया, रटना नहीं है, आपको चीज़ों को समझना है। तो पहले मैंने आपको चार्ज के बारे में बताया कि दो तरह के चार्ज होते हैं, ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। उसके बाद में जो मैंने रॉड वाले जो एग्जाम्पल दिए थे वो मैंने बताए थे कि रॉड जो होती है उस पर कुछ चार्ज एक्स्ट्रा आ जाता है, जो भी एक्स्ट्रा चार्ज होगा हम उसी को मान लेंगे। भाई नॉर्मल चीज़ है, मान लो मैं ही हूँ
और मैं दिन भर निगेटिव सोचता हूँ, अरे यार आज बाइक लेके निकलूँ, पता नहीं गिर ना जाए, यार इसको फ़ोन करूँ पता नहीं गाली ना दे दे, अरे यार ये कैसा आदमी है ना। मैं हमेशा नेगेटिव सोचता हूँ, दूसरों के बारे में भी अपने बारे में भी। लेकिन अगर मैं पॉजिटिव सोचना शुरू करूँ तो जितना भी निगेटिविटी अपने अंदर से निकालूंगा बाहर। तो जब निगेटिव चार्ज मेरे अंदर से लूज होगा तो मुझ में क्या रह जाएगा, पॉजिटिव चार्ज ही तो रह जाएगा। अगर बुरी चीज़ें चली जाएंगी तो अच्छी चीज़ें रह जाएंगी, अगर अच्छी चीज़ें चली जाएंगी तो बुरी चीज़ें रह जाएंगी। तो वही चार्ज का हिसाब है। अगर कोई भी सब्सटेंस अपना कुछ चार्ज लूज करता है तो उसके अपोजिट में जो दूसरा चार्ज है फिर वो माना है कि ये मतलब चार्ज ज़्यादा हो, जो चार्ज हमारे अंदर ज़्यादा है, जो चीज़ हमारे अंदर ज़्यादा है वही मानी जाएगी। अगर हम ज़्यादा नेगेटिव है तो नेगेटिव माने जाएंगे। ऐसा नहीं कि हम हर नेगेटिव आदमी बिल्कुल नेगेटिव होता है, पॉजिटिव नहीं होता, ऐसा नहीं है। या हर एक पॉजिटिव आदमी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो जैसे हम जब साइकिल चलाना सीखते हैं तो हम सोचते हैं अरे गिर जाएगी, अरे चोट लग जाएगी, हाथ में चोट लग जाएगी, है ना, तो निगेटिविटी है। लेकिन जब सीख जाते हैं तो फिर डर नहीं लगता है। फिर हम स्कूटी चलाते हैं तो डर लगता है, मोटरसाइकिल चलाते तो डर, एक हाथ से क्लच दबाना है, एक से ब्रेक दबाना है, गियर भी देखने हैं, तो वो सारी चीज़ें। ठीक है। तो पहले हमने आपको चार्ज के बारे में बताया, चार्ज के बाद हमने आपको कंडक्टर के बारे में बताया, फिर हमने इंसुलेटर के बारे में बताया। ठीक है। किसके बारे में बताया, इंसुलेटर के बारे में और कंडक्टर के बारे में बताया। कंडक्टर के बारे में मैंने बताया था, कंडक्टर एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन को थोड़ी, भाई हम एक बैटरी तो जोड़ेंगे ना, भाई मान लीजिए मेरे पास कोई वायर है, उसमें मैंने बल्ब लगा लिया, तो उसको मैं बैटरी तो दूंगा ना। तो जब वो बैटरी लगाऊंगा तो उस बैटरी में क्या होगा, पॉजिटिव और निगेटिव होगा। पॉजिटिव पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा, निगेटिव पे कम होगा, तो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाएगा पोटेंशियल, है ना। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन हमारा निगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है तो वो पॉजिटिव की तरफ भागेंगे, तभी हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना शुरू हो जाएगी, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन अपने एटम को छोड़कर दूसरे एटम के सेल में चले जाते हैं, फिर उसको छोड़ के तीसरे में चले जाते हैं, उसको छोड़ के चौथे में चले जाते हैं। ठीक है। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे उतनी अच्छी इलेक्ट्रिसिटी होगी। जैसे कोई कोई वायर होता है, बोलते हैं इस वायर का लगवा लो बहुत अच्छी इलेक्ट्रिसिटी आएगी, तो वहाँ पर ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर किसी की आउटर मोस्ट सेल में 3 फ्री इलेक्ट्रॉन तो वो तीनों भागेंगे ना। तो सोचो, एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन फ्री है, हर एक एटम का 1 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, और एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके हर एक एटम के 3 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो 3 वाला ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी देगा, 1 वाला कम देगा, 2 वाला थोड़ी ज़्यादा देगा, 3 से कम देगा, 1 से ज़्यादा देगा, है ना। वहीं जो इंसुलेटर होते हैं इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते नहीं है, इनको तो और रिक्वायरमेंट पड़ती है। वो उसके पास 7 है तो वो सोचेगा कि मुझे कैसे भी एक मिल जाए तो मेरे पास 8 हो जाएंगे, मैं स्टेबल हो जाऊंगा, तो वो नहीं लूज करता है। उसके लूज ना करने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होती, उसमें पास नहीं कर पाती, जनरेट नहीं पास नहीं कर पाती। जैसे यही है, प्लास्टिक है, इसके जो इलेक्ट्रॉन है, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है उसके आउटर मोस्ट सेल में 7 6 या फिर 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसलिए वो लूज नहीं करना चाह रहा है। तो लूज नहीं करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ, जब भाई इलेक्ट्रॉन ही नहीं मूव करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट ही नहीं होगी। ठीक है। उसके बाद मैंने पोटेंशियल के बारे में बताया, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और फिर पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, जैसे कि एक पॉइंट है, इन्फिनिटी से किसी चार्ज को यहाँ तक लाना है, चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज है भाई, इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ तक लाना है। ठीक है। एक है पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसमें हमारे पास दोनों पॉइंट डिफाइंड है, तो एक पॉइंट, अब इसमें ये नहीं कि इस पॉइंट से इधर लाएं, किसी भी पॉइंट से किधर भी जा सकता है। अगर इधर पोटेंशियल डिफरेंस, इधर पोटेंशियल ज़्यादा होगा, इधर पोटेंशियल कम होगा, तो इधर की तरफ भागेगा चार्ज, और अगर इधर पोटेंशियल ज़्यादा होगा, इधर कम होगा, तो इधर की तरफ भागेगा चार्ज, है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल दोनों का यूनिट सेम होता है, बोल्ट ही होता है, इसका भी बोल्ट होता है, इसका भी बोल्ट होता है। ठीक है। जैसे नॉर्मल चीज़ है, अगर मैं टाइम में से टाइम माइनस करूंगा तो टाइम ही बचेगा, है ना। तो इसका भी बोल्ट होता है और इसका भी बोल्ट होता है। बोल्ट, अब मैंने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताया। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, दो हमारे, ये बता रहा था, 2 पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक चार्ज जाएगा, कोई भी चार्ज यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो कोई ना कोई वो वर्क कंप्लीट करेगा उसको जानने में। जितना तो वर्क, जितना वर्क हुआ है वो और कितना चार्ज मूव हुआ है वो, अगर हम उसको लिख देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ये वोल्ट बन जाएगा। वोल्ट इक्वल टू W/Q। इसका यूनिट होता है जूल पर कूलम, ये भी मैंने आपको बताया। ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको 1 वोल्ट की डेफिनेशन बताई, आती है, पूछ लेता है 1 वोल्ट क्या है। तो 1 वोल्ट क्या है, बिटवीन 2 पॉइंट्स 1 कूलम चार्ज अगर मूव हुआ है तो उसने अगर 1 जूल ऑफ वर्क किया है तो वही उसका क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसको बोलेंगे 1 वोल्ट। उसके बाद में मैंने आपको बताया वोल्ट मीटर। वोल्ट
पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए जिसको हम यूज़ करते हैं वो हमारा वोल्टमीटर होता है। वोल्टमीटर को हमेशा हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करते हैं, ठीक है। ये हाई रेजिस्टेंस होता है, हाई रेजिस्टेंस क्यों होता है वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बस इतनी सी चीज़ें हैं। अब इसमें कल इसके जो क्वेश्चन होंगे मैं आपको क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद में हम कुछ आगे की इलेक्ट्रिसिटी में जो आगे के टॉपिक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको आप देखिए, पढ़िए, और तो कोई भी अगर आपको लगता है कि मैं कहीं पर कोई चीज़ नहीं समझा पा तो आप कमेंट जरूर करिए, क्योंकि मैंने अभी जल्दी में वीडियो बनाना शुरू किया है। तो अब क्लास में पढ़ाता हूँ तो वहाँ बच्चे रहते हैं तो वहाँ तो प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाने में कुछ होता तो है नहीं कोई सामने, तो अपने आप से पढ़ाना पड़ता है, ठीक है। बाकी आप अच्छे से रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। गॉड ब्लेस यू और गुड नाइट।